हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सेन अपनी बहुपद के इस नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। इस पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से अपन ने बहुपद के शून्य या समीकरण के मूल निकालने की अपने तरीका सीखा था कि कौन से नियम लगाकर अपन इसको कैसे हल कर सकते हैं। आज अपनी जो विधि है वो है श्रीधराचार्य सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र विधि। एक ही बात है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र विधि। और इस विधि की सहायता से आज अपन क्या निकालेंगे? ये जो समीकरण है अपने पास, इसके क्या निकालेंगे? अपन मूल निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? मैंने आपको एक बात बताई थी। बात ये बताई थी कल वाली वीडियो में, यानी पिछली वाली वीडियो में अपने पास क्या था? पिछली वाली वीडियो में अपन ने सीखा था कि द्विघाती सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। द्विघाती सूत्र अपने पास क्या आया था? द्विघाती सूत्र अपने पास आया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में क्या है? 2a। देखो अपन यहाँ पर एक बात समझेंगे। अपन ये समझेंगे कि इस समीकरण के मूल यदि अपने को निकालने हैं तो अपने को करना क्या पड़ेगा? अपने को रटने की जरूरत नहीं है, अपने को समझना है करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मूल किसका मान होता है? मूल होता है चर का मान। और इस समीकरण में चर क्या है? x, यानी x का मान निकाल लेंगे, वही क्या होगा? मूल। और x का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला, स्पेशल एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले का नाम होता है द्विघाती सूत्र। क्या नाम होता है इसका? द्विघाती सूत्र। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है? माइनस प्लस के चिन्ह है, ये तो अपने को पता है, ये संक्रिया के चिन्ह है। पर ये बी ए और सी, देखो बी बी ए सी ए, ये ए बी सी कहां से आया है? ये ए बी सी के लिए मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या है? 0। अब ये भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इन दोनों की अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का। तो अपने पास a का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा और a b c का मान इस सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो अपने पास द्विघाती सूत्र के उपयोग से समीकरण के क्या आ जाएंगे? मूल अपने पास आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे? अपन इसको हल करते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये अपने पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, बीच में बराबर आ गया तो इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे द्विघाती। देखो चर की घात 2, चर की घात 1, चर की घात 0, सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। द्विघाती समीकरण है अपने पास। द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है? अपने पास द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघाती समीकरण का मानक रूप अपने पास होता है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गई, ये अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर यदि अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो अपने पास a का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा और किसका मान आ जाएगा? c का मान आ जाएगा। a का मान, b का मान और c का मान किससे आएगा? समीकरण 1 की समीकरण 2 से क्या करेंगे? अपन तुलना करेंगे। अपने को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। मैंने पहले भी तुलना करना आपको सिखाया था, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी मानक रूप में क्या है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? a। और यहाँ पर भी क्या है? एक्स स्क्वायर और गुणा में क्या है? 3। तो एक्स स्क्वायर को अपन छोड़ देंगे, क्या बचेगा? a। एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, क्या बचेगा? 3। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में a है, एक्स स्क्वायर गुणा में 3 है, तो a का मान कितना आ गया? 3। यहाँ पर दिख रहा है a का मान कितना आएगा अपने पास? 3। x के गुणा में क्या है? b। और यहाँ पर x के गुणा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1। किसी भी पद के गुणा में कुछ ना हो, कितना होता है? 1। तो यहाँ पर x के गुणा में b है, यहाँ पर x के गुणा में 1 है या -1? -1 बोला था। तुलना करके abc के मान जब निकालेंगे तो अपने को चिन्ह क्या रखने हैं? साथ में रखने हैं। तो ये देखो b जो है और यहाँ पर b की जगह x के गुणा में b है और यहाँ पर x के गुणा में 1 नहीं है, साथ में चिन्ह लेंगे तो चिन्ह किसका है? माइनस का, यानी b का मान कितना है? 1 है या -1? b का मान है -1, तो b का मान आ गया -1। और बात करते हैं c के मान की, तो यहाँ पर है प्लस का c अचर पद और यहाँ पर है माइनस का 2, ये भी अचर पद है। तो c का मान यानी अचर पद का मान कितना आ गया? -2, क्योंकि चिन्ह क्या लेने हैं? साथ में लेने हैं। चलो ठीक है, अपने पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर या द्विघाती सूत्र लगाकर समीकरण के क्या निकालेंगे? इससे मूल निकालेंगे। अपन लिखेंगे द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, द्विघाती सूत्र के प्रयोग से
अब अपने पास द्विघाती सूत्र क्या होता है, अपने पास द्विघाती सूत्र होता है किसी समीकरण में चर x का मान या चर y का मान, x है तो x, y है तो y, चर का मान बराबर होता है किससे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होता है 2a, ये पूरा के बट्टा में क्या है 2a। अब मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया था कि ये सूत्र कैसे आया है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। अब अपन इसमें क्या रखेंगे, सीधे मान रखेंगे, मान रखकर इसको हल करेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। तो x क्या है, चर, चर का मान अपने को ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल क्या होता है, चर का मान, और चर क्या है x। जो मान अपने को ज्ञात करना है वो किसी भी समीकरण में रखेंगे सेम टू सेम। तो x का मान ज्ञात करना है सेम टू सेम रहेगा, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। b का मान कितना है, b का मान है -1, तो b का मान है -1। अब आप सोचोगे सर इसमें माइनस तो पहले से था, अब b का मान -1 है तो बीच में ब्रैकेट क्यों लगाया। बच्चों एक बात याद रखना है कि कोई भी यदि दो चिन्ह आएंगे और उनके बीच में और कोई भी चिन्ह नहीं है, यदि दो चिन्ह एक साथ आ गए तो उनको दो चिन्ह को अपन एक साथ नहीं लिख सकते, उनके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस है और b का मान भी -1 है, दो चिन्ह साथ साथ में आ रहे थे तो मैंने क्या कर दिया, इसमें ब्रैकेट लगा दिया। प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट, b की स्क्वायर यानी कि -1 की स्क्वायर, सही बात है, b का मान -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब 4 और a और c तीन चीज एक साथ में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो अपने को पता है कोई चिन्ह ना हो किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो 4 है तो 4, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है, 4 गुणा तो 4 गुणा a का मान है अपने पास 3 और अपने पास c का मान है -2, तो अपने पास c का मान क्या है -2। बट्टा की बात करेंगे, आ गया अपने पास क्या आ गया, बट्टा आ गया। 2a है तो 2, गुणा है तो गुणा a का मान है 3, तो a का मान कितना है 3। अब इसको हल करेंगे, हल करने पर अपने क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, जोड़ बाकी करनी है, वो आपको आती है। कैसे करेंगे, x बराबर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1, पता है अपने को, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, 1 है तो 1, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है अपने को पता है, माइनस की स्क्वायर होती है प्लस, 1 की स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ गया 1, माइनस गुणा माइनस क्या बनेगा प्लस, तो माइनस गुणा माइनस क्या बन गया प्लस। 4 तिया 12 और 12 दुआ 24, तो 4 तिया 12, 12 दुआ 24, ये बन गया 24, और बट्टा में 3 दुआ 6, तो बट्टा में क्या है 6। इसको यदि अपन हल करेंगे तो x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 24 और 1 कितना होता है 25, 24 और 1 कितना होता है 25, यानी रूट में कितना आ गया 25, बट्टा में क्या है 6। हल करें तो प्लस का 1 प्लस माइनस रूट 25 का मान अपने को पता है 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब उस पद को उसी पद से गुणा करना, तो 5 की स्क्वायर यानी 5 गुणा 5, 5 पंजा कितना होता है 25। एक बात बताई थी कि LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, यानी वर्ग हटाएंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। रूट 25 का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो अपन यहाँ पर रूट 25 का मान कितना लिखेंगे 5, और बट्टा में कितना है 6। ये अपने पास आ गया इसका लगभग हल। आगे हल करते हैं तो अपने पास दो चिन्ह है, एक चिन्ह पॉजिटिव है, एक चिन्ह नेगेटिव। ऐसा काम अपने पास पूर्ण वर्ग विधि में भी आया था कि एक चिन्ह पॉजिटिव आ गया, एक चिन्ह क्या आ गया नेगेटिव, दोनों साथ में आ गए, तो दोनों को अपन साथ में नहीं ले सकते। तो कितनी स्थितियां बनेगी इसमें, दो कंडीशन बनेगी, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अपन बनाएंगे इसमें स्थिति फर्स्ट यानी केस फर्स्ट और केस सेकंड, स्थिति सेकंड। केस फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज है, तो केस फर्स्ट में लेंगे अपन पॉजिटिव लेने पर, और केस सेकंड में क्या लेंगे नेगेटिव, तो अपन लिखेंगे नेगेटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर और क्या लेने पर नेगेटिव लेने पर। x है तो x, इक्वल है तो इक्वल, 1 है तो 1। यहाँ पर क्या लेना है अपने को, पहले बोल रखा है प्लस लेना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे प्लस, 5 है तो 5 और बट्टा में क्या है 6। x है तो x, इक्वल है तो इक्वल, 1 है तो 1, प्लस ले लिया, अब क्या लेंगे, अब लेंगे माइनस, 5 है तो 5 और बट्टा में क्या है 6। x इज इक्वल टू 5 और ये कितना हो गया 6। देखो ये इंप्लाइज का चिन्ह बेटा, इसको हल कर रहे हैं अपन, इंप्लाइज का चिन्ह आएगा 5 और ये कितना हो गया 6। 6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी चर x का मान कितना आ गया 1, एक मूल तो आ गया 1। अगले मूल की बात करें तो x बराबर 1 में से 5 जाएगा, बचेगा माइनस का 4, बट्टा में क्या है 6। 2 के पाड़ी से कट रहा है, 2 दुआ 4, 2 तिया 6, यानी x का मान आ गया -2/3। बताओ समीकरण के कितने मूल आ गए, 2 मूल। द्विघाती समीकरण है तो मूल भी कितने आएंगे 2। कौन से मूल आ गए, एक तो आ गया चर का मान 1, एक आ गया चर का मान -2/3। ये समीकरण के क्या आ गए, 2 मूल आ गए। तो
अपन ने पिछली वीडियो में एक बात देखी थी कि जब अपन ने इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया तो भी मूल क्या आए थे, 1 और -2/3। और जब मैंने इस समीकरण को कौन सी विधि से, द्विघाती सूत्र विधि से, द्विघाती सूत्र विधि से जब मैंने इसको हल किया तो भी अपने मूल क्या आए, 1 और -2/3। इससे अपन एक बात समझ रहे हैं कि किसी भी समीकरण को या किसी भी बहुपद को चाहे गुणनखंड विधि से हल करो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, चाहे द्विघाती सूत्र विधि से हल करो, विधियां अलग अलग हो सकती है परंतु उसके हल क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। उनके मूल और शून्य क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधि का अंतर हो सकता है, तरीके नियम अलग हो सकते हैं, उत्तर में कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक समीकरण या एक बहुपद के लिए, एक फिक्स सवाल के लिए। यह बात अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। अब अपन इस द्विघाती सूत्र, ये अपने पास द्विघाती सूत्र है, इससे अपन ने शून्य निकालना या मूल निकालना तो अपन ने सीख लिया। अपन ने एक समीकरण की सहायता से इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अपन ने मूल निकालना तो अपन ने सीख लिया, पर इस द्विघाती सूत्र में एक छिपी हुई चीज है जो मूलों की प्रकृति बताती है। याद रखना है, मूलों की प्रकृति भी होती है कि कोई मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, मूल समान आएगा या अलग अलग आएगा, उनकी प्रकृति होती है। तो इस द्विघाती सूत्र में एक चीज छुपी हुई है, एक मान छुपा हुआ है जो क्या बताता है, जो बताता है मूलों की प्रकृति, कि मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है। उस मान के बारे में अपन पढ़ेंगे और उस मान के बारे में अपने पास पूरी की पूरी एक प्रश्नावली बनती है, पूरा का पूरा एक चैप्टर बनता है 3.5। उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकृति के बारे में ही बातचीत होती है कि प्रकृति वास्तविक है या अवास्तविक है। तो पूरा वो एक जो चैप्टर है, चैप्टर का हिस्सा है 3.5, वो आपका समझ में आ जाएगा। किससे, द्विघाती सूत्र में उस छुपी हुई चीज को समझने से। तो अपन समझते हैं कि वो चीज है क्या। देखो बच्चों, अपन बात करते हैं, मैंने एक बात बोली है कि अपन सीखेंगे मूलों की प्रकृति। यहाँ पर अपन मूलों की प्रकृति सीखने जा रहे हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी या अवास्तविक होगी। देखो, मूलों की प्रकृति को मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो वास्तविक प्रकृति, मूलों की कौन सी प्रकृति, वास्तविक प्रकृति, और एक मूलों की कौन सी प्रकृति, अवास्तविक प्रकृति। अवास्तविक का मतलब काल्पनिक मूल। देखो, जो वास्तव में नहीं है, वास्तविक मतलब जो वास्तव में है, अवास्तविक जो वास्तव में नहीं है। जो वास्तव में नहीं है वो किस में है, कल्पना में, और जो कल्पना में है उन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो अवास्तविक या काल्पनिक एक ही बात है। तो मूलों की प्रकृति में अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो वास्तविक प्रकृति, एक अवास्तविक यानी काल्पनिक प्रकृति। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि अपनी जो ये स्कूल की वीडियोस डल रही हैं उनमें से ईश्वर जी सर के द्वारा एक वीडियो डाली गई है। आप सर्च करोगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो आपके पास में वो वीडियो आ जाएगी। वहां से आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर पूरा मैं दोबारा से डिस्क्राइब करूंगा तो अपना टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो डाल रखी है सर ने, उसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा है। अब सर नंबर सिस्टम यहाँ पर क्या काम आ गया, बिल्कुल काम आएगा। नंबर सिस्टम अपन ने वहां से सीख लिया तो यहां पर क्या काम आएगा, देखो अपन यहां पर ये काम आएगा कि संख्याएं अपने पास कौन सी होती है। सबसे पहले वो देखते हैं। नंबर सिस्टम में एक नंबर संख्या अपने को पढ़नी होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नंबर दो अपने को संख्या पढ़नी होती है, नंबर सिस्टम की बात चल रही है, जो उस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है कि प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, पूर्णांक इंटीजर क्या होती है। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, और दूसरी अपने पास होती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, तीसरी अपने पास होती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स, और चौथी अपने पास होती है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। नंबर 5 अपने पास होती है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। नंबर 6 अपने पास होती है वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या अपने पास होती है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। और नंबर 7 अपने पास होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक मतलब ये क्या है, वास्तविक क्या होता है, रियल, तो अवास्तविक अनरियल, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। अवास्तविक का मतलब दूसरा नाम क्या है वास्तविक का, अवास्तविक का दूसरा नाम है काल्पनिक, और काल्पनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। तो ये होता है अवास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। और नंबर 8 में आती है संख्या अपनी होती है समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
सहमिश्र संख्या यानी कौन से नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं अपनी कौन सी काम में आएगी। प्राकृत संख्या का अपने को पता है 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है। पूरा डिस्क्रिप्शन पिछली वाली वीडियो यानी कि संख्या पद्धति में आपको मिलेगा, वहां से देखना है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो प्लस में भी चलेगी, माइनस में भी चलेगी, परंतु दशमलव की संख्या, अंश बटा हर की संख्या इसमें नहीं ले सकते। परिमेय संख्या, अंश बटा हर की संख्या जिसमें अंश व हर सह अभाज्य न हो, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट की ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, अब बात करते हैं, मेन बात यहीं पे है, अपने को वास्तविक और अवास्तविक ये दो पता होने चाहिए। अपने को दो का ही मतलब है यहाँ पे, पूरा अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं वास्तविक की। वास्तविक संख्याएं होती क्या? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूल क्या है? मूल है चर का मान। चर का जो मान आएगा वो क्या आएगी? एक संख्या आएगी। क्या आएगी? एक संख्या। वो संख्या या तो क्या होगी? वास्तविक, या क्या होगी? अवास्तविक। सिंपल सी बात है। अब अपने को सीखना है कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है। देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं संयुक्त रूप से आ जाए, सभी एक बॉक्स में पैक हो जाए, उन सभी संख्याओं को एक साथ क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या याद रखना है कि पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं सारी की सारी अलग अलग बॉक्स में हैं, उनको साथ में लेकर एक बॉक्स में पैक कर दें, एक जगह आ जाए, तो वो जो संख्या बनेगी वो संख्या कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। और बात करते हैं अवास्तविक संख्या की, तो अवास्तविक संख्या में इतना सा ध्यान रखना है कि रूट में यदि माइनस का चिन्ह आ जाए, यदि किसी अपन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और वर्गमूल के चिन्ह में, स्क्वायर रूट के चिन्ह में यदि अपने पास माइनस का 3 आ गया, या माइनस का 4 आ गया, या माइनस का 717 आ गया, या माइनस का 90 आ गया, कुछ भी आ गया, परंतु रूट में यदि माइनस का चिन्ह आ जाए, तब वो संख्या क्या बन जाएगी? तब वो संख्या अवास्तविक संख्या बन जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं पैक होकर एक जगह, वास्तविक संख्याएं सारी की सारी एक साथ क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या क्या होती है? रूट के अंदर माइनस का चिन्ह दिखना चाहिए, माइनस का चिन्ह दिख गया मतलब वो संख्या क्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। और काल्पनिक संख्या जहां पर अपने पास आ गई तो बात करते हैं 10th की, अपन 10th लेवल की बात कर रहे हैं। वास्तविक, अवास्तविक संख्या जहां पर, अवास्तविक संख्या जहां पर नाम आ जाए, काल्पनिक संख्या जहां पर नाम आ जाए, अपने को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को वहीं पे रोक देना है, उससे आगे करने की आवश्यकता अपने को नहीं है। किस प्रकार नहीं है, आगे चर्चा करेंगे। बताओ, वास्तविक और अवास्तविक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से अपने को मूलों की प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है, कि मूलों की प्रकृति कैसे निकलती है। ठीक है, अपन बात करते हैं द्विघाती सूत्र की। तो अपने पास द्विघाती सूत्र किसी चर x के लिए क्या होता है? चर x के लिए द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या है? 2a। अपन ने अभी अभी लिखा था, ये क्या होता है? ये होता है द्विघाती सूत्र। अब बेटा एक बात ध्यान रखना है, ये देखो ये क्या है? रूट, और रूट के अंदर एक मान है, रूट के अंदर एक मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोला मैंने? रूट के अंदर एक मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन लिखते हैं डी। मैथ में इसको दर्शाते हैं डी से। ये एक स्पेशल मान है, ये एक ऐसा मान है जो मूलों की प्रकृति बताता है। मैंने एक बात बोली थी पहले आपको कि इस सूत्र में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो मूलों की प्रकृति बताएगी, तो ये है वो छुपी हुई चीज। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको किससे लिखते हैं? डी से, और इसका नाम होता है हिंदी में विवितकर। इस मान को क्या बोला जाता है? इस मान को बोला जाता है विवितकर। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। और बात ये है कि ये मान मूलों की क्या बताता है? प्रकृति को बताता है। कैसे बताता है? इसके लिए 3 नियम है। यहां तक कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल डी से। क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या होता है? विवितकर। अब बात करते हैं विवितकर के नियम कितने हैं। विवितकर के नियम है 3, और तीनों नियमों को एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, उसके बाद में आगे का अपन काम करेंगे। अपने को किसी ने बोल दिया कि ये अपने पास द्विघाती सूत्र है, x बराबर -b रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या है? 2a। ये अपने पास आ गया द्विघाती सूत्र। उसके लिए विवितकर के नियम
विवितकर डी के नियम क्या बोलते हैं? यहाँ से मूलों की प्रकृति निकली बेटा, मूलों की प्रकृति। नंबर 1 विवितकर डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब यहाँ पे क्या समझना है? डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी क्या है? डी है विवितकर, ठीक है। तो नंबर 1 कंडीशन होती है यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, याद रखना है, समझाऊं भी क्यों होता है ऐसा। यदि d का मान d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि समीकरण के जो मूल आएंगे, द्विघाती समीकरण की बात चल रही है, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप अपने लिखा है, उसमें abc के मान आए हैं, वही abc के मान यहाँ पर है, यानी कितने मूलों की बात चल रही है? 2 मूलों की बात चल रही है, द्विघाती समीकरण की बात चल रही है, ठीक है। यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो अपने को एक बात का ख्याल रखना है, एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का? अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि d का मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक। समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक। और समीकरण के मूल होंगे अलग अलग। समीकरण के मूल क्या होंगे? अलग अलग, यानी समान नहीं होंगे। यदि विवितकर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल हमेशा वास्तविक आएंगे और मूल समान नहीं आएंगे, क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। नंबर 2 की बात चल रही है, यदि विवितकर d का मान 0 के बराबर आ जाए, d 0 से बड़ा नहीं आया है, d का मान 0 के बराबर आ जाए, तो याद रखना है कि जब ये मूल जो हैं, यदि d विवितकर का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तो पहले भी थे, वास्तविक यहाँ पर भी है, मूल क्या होंगे? वास्तविक, परंतु क्या होंगे? अलग अलग नहीं होंगे, समान होंगे। क्या याद रखना है? d का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक तो हैं परंतु अलग अलग, परंतु d का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक और मूल क्या होंगे? समान, अलग अलग नहीं होंगे, दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। और तीसरे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरे नियम की बात करें, यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए, बेटा एक बात बताओ, d का मान 0 से छोटा तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, साफ सी बात है। 0 से छोटा मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, ठीक। यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए तो यहां पर याद रखना है मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक, यानी काल्पनिक मूल होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। कितने नियम है? 3 नियम। पहला नियम कहता है d का मान यदि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी क्या है? पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक और अलग अलग आएंगे। यदि d का मान 0 के बराबर है, न्यूट्रल है, तो मूल वास्तविक और क्या आएंगे? समान आएंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा है, छोटा यानी नेगेटिव है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक यानी क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इसको अपन कैसे समझेंगे? इसको अपन समझेंगे सूत्र से। अपने पास सूत्र में है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसका मान है? डी का मान। ये किसका मान है? डी का मान। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डी का मान है, रूट में डी का मान है, ये यहाँ पर पहली कंडीशन में पॉजिटिव दे रखा है। बेटा एक बात बताओ कि यदि रूट में कोई पॉजिटिव मान आ गया तो अपने को साफ साफ पता चलता है कि उसका पॉजिटिव में कुछ न कुछ मान तो होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 0.5 हो, 0.75 हो, परंतु रूट में यदि कोई पॉजिटिव मान है तो उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव मान होगा, यानी यहाँ पर उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव मान आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करना है? प्लस है माइनस है तो कितने केस लगेंगे? 2 केसेस, 2 स्थिति, एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे? माइनस। तो मूल भी कितने आएंगे अपने पास? 2 आएंगे। कितने मूल आएंगे? 2 मूल। क्यों आएंगे? क्योंकि रूट में पॉजिटिव मान आ रहा है, उसका कुछ न कुछ मान जरूर होगा और कुछ न कुछ मान होने के कारण प्लस का माइनस का यूज करना पड़ेगा। 2 कंडीशन बनेगी, 2 मूल आएंगे। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, d का मान यदि 0 आ जाए। अपने को पता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये किसका मान है? विवितकर d का मान है, और बोल रहा है यही मान यदि 0 के बराबर आ जाए, तो अपने को दिख रहा है साफ साफ कि भाई रूट के अंदर d का मान है और अगले ने बोल दिया कि इस d का मान ही क्या लिख दो? 0 लिख दो। तो अपने को पता ही है रूट 0 का मान क्या होता है? 0, यानी इस जगह रूट 0 आ जाएगा, रूट 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर 0 आने के कारण 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है।
यहाँ पर जीरो आने के कारण प्लस का माइनस का यूज होगा या नहीं होगा? भाई जीरो आ गया, जीरो को जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जीरो आने के कारण, रूट जीरो का मान जीरो आने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज नहीं हो पाएगा, दो केस नहीं बन पाएंगे। इसलिए मूल तो वास्तविक होगा, परंतु मूल दोनों आएंगे, वो अलग अलग नहीं आ पाएंगे। क्या आ पाएंगे? समान आ पाएंगे। अलग अलग क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि प्लस माइनस का यूज नहीं हो पाएगा जीरो के कारण। बात करते हैं तीसरे नियम की। डी का मान जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तब की क्या कंडीशन बनेगी? यदि डी का मान जीरो से आ गया छोटा, डी का मान जीरो से क्या आ गया? छोटा है, नेगेटिव। तो अपन को पता है कि रूट में जो डी का मान है वही मान यदि नेगेटिव आ जाए तो बेटा रूट में यदि नेगेटिव मान आता है तो वो वास्तविक होता है या अवास्तविक? अवास्तविक मान। तो ये जो मान बनेगा वो क्या बनेगा? अवास्तविक, यानी काल्पनिक मान बन जाएगा। और इस काल्पनिक मान की वजह से जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे। अलग अलग जरूर आएंगे पर काल्पनिक आएंगे। और काल्पनिक मूल आने के बाद में अपने को मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है 10th लेवल तक। आज की वीडियो में इतना ही आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से ये इसके नियम लगते हैं विविध करके। अगली वीडियो में सीखेंगे इसका यूज कैसे होता है।